गुड मॉर्निंग। रासमणी देवी शिक्षण संस्थान आपके बेहतर जीवन की कामना करती है। मैं के मेहरा। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9990282819। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई में ये कुछ फ़ायदेमंद है, तो आप ज़रूर व्हाट्सएप करें। अगर कोई सुझाव हो तो सुझाव को भी व्हाट्सएप करें। मैं कोशिश करूँगा कि आगे उस सुझाव को हम इसमें शामिल कर सकेंगे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री लेसन 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्र का उदय। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ लुक एट द पिक्चर। यहाँ एक पिक्चर दिया हुआ है, इसको देखना। इस पिक्चर में एक पूरे चैप्टर का इतिहास बताया गया है। पूरे चैप्टर के बारे में यहाँ पर समझने का मौका मिलेगा। आइए डिफाइन करते हैं। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरेल ने 4 प्रिंटों की एक श्रृंखला तैयार की, जिसमें उन्होंने लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य से बने दुनिया के अपने सपने की कल्पना की थी, जैसा कि उन्होंने कहा था। इन 1848 फ्रेडरिक सोरेल, ए फ्रेंच आर्टिस्ट, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made of a democratic and social republic, as he called them. श्रृंखला का पहला प्रिंट चित्र 1 यूरोप और अमेरिका के लोगों, सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के पुरुषों और महिलाओं को दिखाता है, एक लंबी ट्रेन में मार्च करते हुए और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जब वे इसके पास से गुजरते हैं। द फर्स्ट फ्रेंड ऑफ द सीरीज शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मेन एंड वुमेन ऑफ ए लार्ज एंड सोशल क्लासेस, मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। यहाँ देख सकते हैं आप, है ना। यहाँ पर ये चित्र में दर्शाया गया कि लंबी ट्रेन की तरह श्रृंखला बनाई गई है और वो वहाँ से जाते हुए हैं। ये लिबर्टी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है और यहाँ पर वो लोग श्रद्धांजलि देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। As you recall, artists of the time of the French Revolution personalized liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of Element Sevier in one hand and the Charter of the Rights of Man in the other. On the earth, in the foreground of the image, lie the shelter remains of the symbol of absolute institution. जैसा कि आपको याद होगा, फ्रांसीसी क्रांति के समय के कलाकारों ने लिबर्टी को एक महिला आकृति के रूप में चित्रित किया था। यह आप उनके एक हाथ में प्रबोधन की मशाल और दूसरे हाथ में पुरुष के अधिकारों के चार्ट को पहचान सकते हैं। छवि के अग्रभाग में पृथ्वी पर निरंकुश संस्थाओं के प्रतीकों के बिखरे हुए अवशेष भी दिखाई दे रहे हैं। सभी देशों में एक अपनी अपनी इमेज बनाई। जैसे भारत में भारत माता की तस्वीर बनाई गई, ठीक है ना, वाइट साड़ी पहने हुए और हाथों में तिरंगा लिए हुए। उसी तरह से यहाँ पर लिबर्टी का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को बनाया गया। नाउ सोरेल की यूटोपियन दृष्टि में दुनिया के लोगों को अलग अलग राष्ट्रों के रूप में समूहीकृत किया जाता है, जिन्हें उनके झंडों और राष्ट्रीय पोशाकों के माध्यम से पहचाना जाता है। इन सोरेल यूटोपियन विजन, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। जुलूस का नेतृत्व करते हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आगे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड है, जो इस समय तक पहले से ही राष्ट्र राज्य हैं। लीडिंग द प्रोसेसिंग वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ स्विट्जरलैंड, विच बाय दिस टाइम वी आर ऑलरेडी नेशनल
नेशन स्टेट, उसकी पहचान क्या है, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति तिरंगे से पहचाने जाने वाला अभी अभी मूर्ति तक पहुंचा है। फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रिवोल्यूटरी ट्रिकलर हैज जस्ट रीच द स्टेच्यू। उसके पीछे काले लाल सुनहरे झंडे लिए जर्मनी के लोग हैं। शी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। दिलचस्प बात यह है कि जिस समय शोरियो ने यह छवि बनाई, इंटरेस्टिंग एट द टाइम व्हेन शोरियो क्रिएटेड दिस इमेज, उस समय जर्मन लोग एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में मौजूद नहीं थे। द जर्मन पीपल डिड नॉट एट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन। उसके पास जो झंडा है वो 1848 में कई जर्मनी भाषी रियासतों को एकजुट राज्यों में एकजुट करने की उदार आशाओं की अभिव्यक्ति है। द फ्लैग दे कैरी is an expression of liberal hopes in 1848 to unite the numerous German-speaking principalities into a nation-state under a democratic constitution. जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रेलिया दो सिसिली के साम्राज्य लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल्स आर ऑस्ट्रेलिया द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड एंड हंगरी एंड रूस। ऊपर के स्वर्ग से मसीहा, संत और स्वर्गदूत इस दृश्य को देखते हैं। फ्रॉम द हेवेंस अबव क्राइस्ट सेंट एंड एंगल्स गेज अपॉन द सीन्स। उनका उपयोग कलाकार द्वारा दुनिया के देशों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया गया। द हेवन बी यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबल ट्रे बाय एमंग द नेशनल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर में स्वर्गदूत हैं, ठीक है ना, संत हैं, ठीक है, वो नीचे इन लोगों को देख रहे हैं। यह अध्याय चित्र 1 में शोरियो द्वारा देखे गए कई मुद्दों से निपटेगा। दिस चैप्टर विल लीड विथ मैनी ऑफ द इश्यू विजुअल बाय शोरियो इन फिगर। 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्र एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरा जिसने यूरोप की राजनीति और मानसिक दुनिया में व्यापक परिवर्तन लाए। ड्यूरिंग द 19th century, Nathaniel Ingram as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. इन परिवर्तनों का अंतिम परिणाम यूरोप के बहुराष्ट्रीय राजवंशी साम्राज्यों के स्थान पर राज्य का उदय था। द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस वाज द इमर्जेंस of the national state in place of then multinational dynastic empire of Europe। एक आधुनिक राज्य की अवधारणा और प्रथाएं जिसमें एक केंद्रीकृत शक्ति स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर संप्रभु नियंत्रण का प्रयोग करती है, यूरोप में लंबे समय से विकसित हो रही थी। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ ए मॉडर्न स्टेट इन विच ए सेंट्रलाइज्ड पावर exercise sovereign control over a clearly defined territories had been developing over a long period of time in Europe। लेकिन एक राष्ट्र राज्य वह था जिसमें उसके अधिकांश नागरिक और न केवल उसके शासक सामान्य पहचान और साझा इतिहास या वंश की भावना विकसित करने के लिए आए थे। बट a nation state was one in which the majority of citizens and not only its rules came to develop a sense of common identity and shared history or reason. This common did not exist from time। यह समान अति प्राचीन काल से अस्तित्व में नहीं थी। Immemorial, it was forgotten through struggle through the action of leader and the
कॉमन पीपल। यह संघर्ष के माध्यम से नेताओं और आम लोगों के कार्य के माध्यम से बना था। As you would recall, artists of the time of the French Revolution, personalities liberty as a female figure, जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको फीमेल फिगर के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर गौर करेगी जिनके माध्यम से 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आया। दिस चैप्टर विल लुक एट द डिज़र्व प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th century यूरोप। नए शब्द निरंकुशतावादी शाब्दिक रूप से एक सरकार या शासन की प्रणाली जिसका प्रयोग की गई शक्ति पर कोई रोक नहीं है। न्यू वर्ड एब्सोल्युटली लिटरली ए गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज। इतिहास में यह शब्द राजशाही सरकार के एक रूप को संदर्भित करता है जो केंद्रीकृत, सैन्यकृत और दमनकारी यूटोपियन था। एक ऐसे समाज की दृष्टि जो इतना आदर्श है कि इसका कार्य करने की संभावना नहीं है। इन हिस्ट्री द टर्म रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ मोनार्चिकल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड repressive utopian, a vision of a society that is so ideal that it is unlikely to actually. Now, Arsène Renner, White is a Nation, What is a Nation 1882 में सोरबोन विश्वविद्यालय में दिए गए एक व्याख्यान में फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने एक राष्ट्र को क्या बताता है इसकी अपनी समझ को रेखांकित किया। अर्नेस्ट रेनन, व्हाट इज नेशन इन ए लिटरेचर डिलीवर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन इन 1882, द फ्रेंच फिलोसोफर अर्नेस्ट रेनन outlines his understanding of what make a nation। व्याख्यान को बाद में क्विनेशन राष्ट्र क्या है नामक एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में प्रकाशित किया गया था। इस निबंध में रेनन दूसरों द्वारा सुझाई गई धारणा की आलोचना करते हैं कि एक राष्ट्र एक सामान्य भाषा, जाति, धर्म या क्षेत्र से बनता है। द लेक्चर वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड एज ए फेमस essay entitled Nation, What is a Nation? In this essay, Renan criticized the nation, suggest by others that a nation is formed by common language, race, religion or territories। एक राष्ट्र प्रयासों, त्याग और समर्पण के एक लंबे अतीत की पराकाष्ठा है। A nation is the culmination of a long past of endeavors, sacrifice and devotion। एक वीर अतीत, महापुरुष, गौरव, यही वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित होता है। ए हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन, ग्लोरी, दैट इज द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेस ए नेशनल आइडिया। अतीत में समान गौरव होना, वर्तमान में समान इच्छा होना, मिलजुल कर महान कार्य करना और भी अधिक करने की इच्छा रखना, ये एक जन होने की आवश्यक शर्तें हैं। टू हैव कॉमन ग्लोरियस इन द पास्ट, टू हैव ए कॉमन विल इन द प्रेजेंट, टू हैव परफॉर्म ग्रेट डेड टुगेदर, टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर। These are the essential condition of being a I people।
एक राष्ट्र इसलिए एक बड़े पैमाने की एकजुटता है, इसका अस्तित्व एक दैनिक जनमत संग्रह है। एक प्रांत इसके निवासी हैं, यदि किसी से सलाह लेने का अधिकार है तो वह निवासी है। ए नेशन इज देयरफॉर ए लार्ज स्केल solidarity. Its extent is a daily publicity. A province is its inhabitants. If anyone has the right to be consulted, it is the inhabitant. किसी राष्ट्र को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी देश में मिलाने या उस पर कब्जा करने में कोई वास्तविक रुचि नहीं होती है। A nation never has any real interest in annexing or holding on to a country against its will. राष्ट्रों का अस्तित्व एक अच्छी बात है, एक आवश्यकता भी है। The existence of nation is a good thing, a necessity even. उनका अस्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी है जो खो जाएगी यदि दुनिया में केवल एक कानून और केवल एक स्वामी होता है। Their existence is a guarantee of liberty which would be lost if the world had only one law and only one master. नए शब्द जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र के सभी लोगों को एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। न्यू वर्ड प्लेबिसिटी, ए डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ ए रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए पर्पस। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ आया 1789 में फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस आपके रूप में याद होगा एक पूर्ण विकसित क्षेत्रीय राज्य था। 1789 में एक निरंकुश सम्राट के शासन में द फर्स्ट क्लियर expression of nationalism came with French Revolution in 1789. France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of the absolute monarch. फ्रांसीसी क्रांति के मद्देनजर आने वाली राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तनों ने संप्रभुता को राजशाही से फ्रांसीसी नागरिकों के एक निकाय में स्थानांतरित कर दिया। The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarch to a body of French citizens. क्रांति ने घोषणा की कि यह लोग ही थे जो अब से राष्ट्र का निर्माण करेंगे और इसकी नीति को आकार देंगे। द रिवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny. शुरुआत से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने विभिन्न उपायों और प्रथाओं की शुरुआत की जो फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा कर सके। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर एंड प्रैक्टिस दैट कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कोलेक्टिव आइडेंटिटी एमंग द फ्रेंच पीपल। ला पैट्रे और ले सिटियन के विचारों ने एक संविधान के तहत समान अधिकारों का आनंद लेने वाले संयुक्त समुदाय की धारणा पर जोर दिया। द आइडियाज ला पैट्रे एंड ली सिटियन emphasized the nation of a united community enjoying equal right and under a
कॉन्स्टिट्यूशन। एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा पूर्व शाही मानक को बदलने के लिए चुना गया। ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्रिकलर वाज चूज टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। स्टेट्स जन को सक्रिय नागरिकों के निकाय द्वारा चुना गया और उनका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड renamed the National Assembly। नया भजन रचे गए, शपथ ली गई और शहीदों को याद किया गया सभी राष्ट्र के नाम पर। न्यू rhymes were composed, oath taken and martyrs commemorated, all in the name of the nation। एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली लागू किया गया और इसने भी सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए इसके क्षेत्र के भीतर। ए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरीज। आंतरिक सीमा शुल्क और देय राशि को समाप्त कर दिया गया और वजन और माप की एक समान प्रणाली अपनाई गई। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वेयर abolished and a uniform system of weight and measure was adopted। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और फ्रेंच जैसे की बोली जाती थी और पेरिस में लिखा गया राष्ट्र की आम भाषा बन गई। रीजनल डायलेक्ट्स वेयर स्क्वाडेड एंड फ्रेंच as it was spoken and written in Paris become the common language of the nation। फ्रांस की भाषा को उसको कॉमन लैंग्वेज बना गया राष्ट्र के लिए, यानी कि राष्ट्र भाषा बना दिया। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर अलग अलग शहरों में पहुंची, यूरोप के छात्र और शिक्षित मध्य वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना शुरू की। When the news of the event in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs। उनकी गतिविधियां और अभियान हॉलैंड में स्थानांतरित होने वाली फ्रांसीसी सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया। 1790 के दशक में बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली का अधिकांश भाग के द्वारा देयर activities and camping prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s। With the outbreak of the Revolutionary War, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad। 7 क्रांतिकारी युद्धों का प्रकोप फ्रांसीसी सेनाओं के लिए शुरू हुआ, राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों तक ले गया। The Civil Code of 1804, usually known as the Napoleon Code, did away with the privilege based on birth, established equality before the law and सिक्योर द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी। 1804 की नागरिक संहिता आमतौर पर नेपोलियन संहिता के रूप में जानी जाती है। जन्म पर आधारित सभी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया, समानता स्थापित की, कानून के समक्ष और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। This code was exported to the region under French control। यह कोड था फ्रांस के नियंत्रण वाले क्षेत्र में निर्यात किया जाता था। In the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and German, Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system and freed
peasants from serfdom and mineral Jews in the town to guide restrictions were removed. डच गणराज्य में, स्विट्जरलैंड में, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने सरलीकरण किया, प्रशासनिक विभाजन, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया और मुक्त कर दिया। किसानों को कृषि दास्ता और जागीर की बकाया राशि से कस्बों में भी गिल्ड प्रतिबंध हटा दिए गए। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव, परिवहन और संचार प्रणाली में सुधार किए गए। पीजेंट आर्टिसन वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड ए न्यू फाउंड फ्रीडम, किसान, कारीगर, श्रमिक और नए व्यवसायी एक नई मिली आज़ादी का आनंद लिया। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weight and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. व्यवसायी और छोटे पैमाने माल के निर्माता विशेष रूप से उस वर्दी को महसूस करने लगे। कानून, मानकीकृत वजन और माप और एक आम राष्ट्रीय मुद्रा माल की आवाजाही और विनिमयता की सुविधा प्रदान करेगी और पूंजी एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में। हालांकि विजित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं फ्रांसीसी शासन के लिए आबादी मिश्रित थी। हाउएवर इन द एरिया कॉन्स्क्यूरेड द reactions of the local population to French rules were mixed. प्रारंभ में कई जगहों पर जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड के साथ साथ ब्रुसेल्स जैसे कुछ शहरों में मेंच, मिलान और वारस फ्रांसीसी नेताओं के रूप में स्वागत किया गया तथा स्वतंत्रता के अग्रदूत बने। Initially in many places such Holland and Switzerland as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the French armies were welcomed as harbinger of liberty. लेकिन शुरुआती उत्साह जल्द ही दुश्मनी में बदल गया, जैसा कि स्पष्ट हो गया कि नई प्रशासनिक व्यवस्था नई हुई राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ चले। बट द इनिशियल enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom. बढ़ा हुआ कारादान, सेंसरशिप, फ्रांसीसी नेताओं में जबरन भर्ती की आवश्यकता, यूरोप के बाकी हिस्सों को जीतना, ऐसा लगता है कि सभी फायदे पल्ला झुक गए हैं प्रशासनिक परिवर्तन की। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स conscription into the French armies required to conquer the rest of Europe all seemed to outweigh the advantage of the administrative changes. आज यहीं तक, आगे सेकंड पार्ट हम दूसरे वीडियोस में करेंगे।